हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा जो 23 और 24 के है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे मैराथन क्लास कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कल बोला था कि करीब 250 क्वेश्चन का हम लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, बट वीडियो थोड़ा लंबी हो गई तो हमने कुछ क्वेश्चन को वहाँ पर छोड़ दिया था और आपसे बोला था कि सुबह ये वीडियो डालूंगा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, आत्मवाद तक जिसमें आंसर था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसकी हम बात करते हैं, दिया कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस किया जाता है। जो स्किनर का बॉक्स है वो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो उसका कौन सा नियम था, प्रसूत अनुबंधन के लिए, ठीक। और अगर पूछा जाए आपसे स्किनर कहाँ कहाँ पे मतलब उनका किस चीज़ पे किया था, तो मृत मछली और बिल्ली पर किया था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दिया है कि स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन किस सिद्धांत के अंतर्गत न्यूनता सिद्धांत से के समान है। तो देखो, अगर देखा जाए हल का सिद्धांत जो था उसी को स्किनर ने आगे बढ़ाया था, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो वो हल का ही सिद्धांत था, ठीक। तो इस सिद्धांत को स्किनर ने उसको आगे बढ़ा दिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि BF स्किनर के अनुसार भाषा अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो उन्होंने कहा था कि पुनर्बलन और अनुकरण के द्वारा होता है, ठीक। ये सब फैक्चुअल है तो इसमें हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे समझ जाइए कि इसमें क्या है, पुनर्बलन और अनुकरण के हिसाब से किया जाता है। हम थोड़ा सा आपको बताएं तो स्किनर का ये मानना था कि बच्चों में ये तो अनुकरण मतलब देख के सीखता है, पुनर्बलन देना चाहिए। तो पुनर्बलन इन्होंने दो चीज़ रखा, एक पॉजिटिव पुनर्बलन, एक निगेटिव रखा। अब पॉजिटिव पुनर्बलन का मतलब क्या है, मान लो बच्चे को कोई चीज़ बताना हो या पढ़ाना लिखाना हो, तो क्या करो आप उनको थोड़ा सा, जैसे उनको जो चीज़ चाहिए, मान लो बच्चा चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है तो उनसे बोल दे बेटा आप ये करो, हम आपको चॉकलेट देंगे, ठीक। हालांकि ये तो गलत है क्योंकि आप हर बार ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने निगेटिव पुनर्बलन भी दिया है। मान लो कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, पहले आप उनको मतलब पॉजिटिव पुनर्बलन दीजिए। मतलब यहाँ पे पुनर्बलन का मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती करने की तरह से, बट यहाँ पे मारना पीटना ये सब नहीं है। बस वहाँ पे दो आपको देना है कि पॉजिटिव पुनर्बलन जिसको हम धनात्मक बोलते हैं, एक नकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या, बच्चा जो चाह रहा है उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, या उससे बोल दीजिए बेटा आप ये करो तो हमको खेल में पार्टिसिपेट कराएंगे, ठीक। तो ये पॉजिटिव पुनर्बलन है। निगेटिव का क्या मतलब है, मान लो अब वो मतलब बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, आप बोल दो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नहीं खेलने देंगे, आपको छुट्टी नहीं देंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक। हालांकि ये चीज़ें प्रतिपादित है बट उन्होंने बोला था तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक। तो स्किनर ने यही बोला था। तो अब हम अगर आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछे। अब जैसे इसमें पुनर्बलन और अनुकरण का सिद्धांत हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम बात कर दी है कि निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक। अधिगम सिद्धांत से तो उन्होंने कहा था क्रमादेशी सिद्धांत, ये भी ठीक है। निजीकरण का निजीकृत निर्देश, ये भी ठीक है। अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, बिल्कुल उन्होंने कहा था पुनर्बलन अनुकरण से बच्चा सीखता है। व्यवहार संशोधन तकनीक, तो उनके व्यवहार में कोई संशोधन नहीं करेंगे, ठीक। और यहाँ पे कोई तकनीक का यूज़ थोड़ी करना है, ठीक। तो आपका ये गलत हो जाए क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि स्किनर द्वारा प्रस्तावित अधिगम के सिद्धांत का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और इसको RS प्रकार अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और नैमित्तिक सिद्धांत की बात करें तो इसको पॉलो ने दिया था। नैमित्तिक सिद्धांत या पॉलो ने जो सिद्धांत है उसको नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे दो, पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब RS जो है इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, और S फॉर स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक, जिसको उद्दीपन और अनुक्रिया भी बोलते हैं। तो बस आप जितना जानते हैं, आपसे ये भी पूछा सकते हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, या RS प्रकार अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो कौन दिया था, स्किनर ने दिया था। अगला देखिए, चूहों और कबूतर के साथ BF स्किनर द्वारा विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला का परिणाम है। उसमें कौन सा है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। हमने बताया शास्त्रीय अनुबंधन का अनुकूलन का सिद्धांत किसका है, पॉलो का है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन सही है, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो दिया कि निम्नलिखित में से शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। जहाँ शेपिंग की बात आ जाए तो वहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा, ठीक। इन्होंने जैसे एक आपने देखा होगा कैरियर को सेव करना, ठीक। तो इन्होंने बच्चे का जो मतलब अधिगम है उसको सेप दिया है, तो इसको शेपिंग की संकल्पना भी कहा जाता है। तो इसको किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। अगला देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो पुनर्बलन सिद्धांत फिर से भी बात है कि स्किनर ने ही दिया है, ठीक। उत्प्रेक्षा का पुनर्बलन का मत किसने दिया है,
उत्प्रेक्षा का पुनर्बलन का मत किसने दिया है? तो ये भी स्किनर हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे पुनर्बलन आ जाए आप मान के चलिए पुनर्बलन या अनुकरण का सिद्धांत, ठीक, ये सब क्या है हमारे स्किनर के सिद्धांत हैं। अगला देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन डैश के साथ संबंधित है। अब देखो यहाँ पे प्रभाव का नियम किसका है? थॉर्नडाइक का, तो ये गलत हो जाएगा। उद्दीपन भी नहीं होगा यहाँ पे। अब बचा दो, या तो पुनर्बलन कार्यक्रम हो गया तो अनुक्रिया होगा। अब आप खुद ही सोचिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन कार्यक्रम के साथ संबंधित है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि सेंटेंस बनी नहीं है हमारा अनुक्रिया के साथ। ठीक, वैसे भी पुनर्बलन और अनुकरण का सिद्धांत है, तो इसके साथ ही अनुक्रिया या अनुकरण का से के साथ संबंध बनाता है। इसको किसने दिया है? वही हमारे स्किनर भैया दिए हैं। ठीक, अगला देखिए, अधिगम के सिद्धांतों को डैश के रूप में जाना जाता है जो क्रमादेशित निर्देश के आधार के रूप में कार्य करता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, देखो सॉफ्टवेयर अधिगम कोई जैसी चीज़ है नहीं और व्यवस्थित क्रमादेश भी नहीं। अब हमारा हो गया अभिक्रिया और पुनर्बलन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पुनर्बलन हो जाएगा। पुनर्बलन के रूप में कार्य करता है जो क्रमादेशित निर्देश के आधार पर काम करता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे MCQ कर रहे हैं तो हमको बहुत आसानी हो रही होगी और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहेंगे। अब देखिए आप पूछिए नकारात्मक पुनर्बलन, तो यहाँ पे हम अभी आपसे बताया कि पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। निगेटिव की बात कब की जाती है? तो इसमें आपसे वही पूछा है। तो यहाँ पे क्या वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है। नकारात्मक की बात की तो व्यवहार को बढ़ावा तो देना नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाए। अब यहाँ पे बात है अवांछनीय व्यवहार को कम करना है कि वांछनीय व्यवहार कम करना। अब देखो नकारात्मक आप दे रहे हैं तो बच्चा जो चाह रहा है उसको व्यवहार को आप कम कर रहे हैं, मतलब उससे कोई वस्तु छीन रहे हैं, तो अवांछनीय व्यवहार कम करना, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वांछनीय मतलब उसके मन की चीज़ होती तो आप करते, मतलब ये क्या है हमारा सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा सी भी, और हमारा यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो एलिमिनेट करते जाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सिद्धांत किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? फिर से वही आ गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है हमारा क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत है। किसने दिया? स्किनर ने दिया। अगला देखिए, अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? अगर इसमें हम बात करें तो पहला क्या है? व्यवहार अपने तत्कालिक परिणामों के अनुसार बदलता है। बिल्कुल सही, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? देखिए जब भी मतलब यहाँ पे अगर स्किनर की बात हो रही है तो पॉजिटिव हो या निगेटिव कोई भी पुनर्बलन वहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम रेनफोर्समेंट इंग्लिश में बोलते हैं, दिया जाता है, तो देने के तुरंत बाद उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है। तो आपका यही होगा ना, व्यवहार अपने तत्कालिक परिणामों के अनुसार बदलता है। अगर आप पॉजिटिव दिए तभी बदल जाएगा, निगेटिव दिए तो तुरंत बदलता है, तो ये तत्काल हो गया। और ये गलत क्यों हुआ? परिवेश के अनुसार, परिवेश के हिसाब से थोड़ी बदलता है। जो हम व्यवहार उसके साथ करेंगे चाहे पॉजिटिव या निगेटिव उसके हिसाब से बदलेगा। व्यवहार परिस्थिति के अनुसार, ये भी गलत हो गया। व्यवहार तत्काल अधिगम के अनुसार बदलता है। देखो वहाँ पे कोई पढ़ाया थोड़ी जाता है कि अधिगम दिया जा रहा है तब बदलता है। वहाँ पे क्या किया जाता है? एक तत्कालिक परिणाम के अनुसार बदलता है, मतलब आप उनको पॉजिटिव देंगे तब भी जल्दी से बदल जाता है, निगेटिव देंगे तो भी जल्दी से बदल जाता है। तो हम इसके बारे में बता चुके हैं सकारात्मक और नकारात्मक रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन क्या होता है। ठीक, अब अगला देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुकूलन में उद्दीपन अनुक्रिया पर निर्भर करता है? तो जहाँ पे अनुकूलन में उद्दीपन अनुक्रिया पर निर्भर किया, कौन सा नियम होता है हमारा? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का नियम होता है, जिसको किसने स्किनर दिया। शास्त्रीय अनुकूलन की बात तो इसको किसने दिया? पावलोव ने दिया, तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, प्रतिवादी व्यवहार ऐसा कुछ होता नहीं, संचालन व्यवहार ये भी नहीं। हमारा दो ही, या तो पहला था या दूसरा। पहला किसने दिया? पावलोव ने, दूसरा स्किनर ने दिया। हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। ठीक, नेक्स्ट चलिए, भाषा अधिग्रहण में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका का कौन सा सिद्धांत केंद्रित करता है? ठीक, जहाँ पे भाषा की बात आ जाए तो देखो नेटिविस्ट सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा, प्रकृति सिद्धांत नहीं होगा, और संज्ञा अब हो गया दूसरा, पहला संज्ञानात्मक, दूसरा व्यवहारवादी हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो यहाँ पे क्या होगा? तो संज्ञानात्मक चीज़ें क्या होती हैं? हमारे पढ़ने लिखने और सारी चीज़ें। जो भाषा का विकास है वो हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत है। बच्चा के व्यवहार कितना अच्छा है, कैसे सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, कितने लोग से बोल पा रहा है, तो भाषा का अधिग्रहण वो व्यवहार के माध्यम से सीखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यवहारवादी सिद्धांत बोलेंगे। तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, संज्ञानात्मक की बात जो कॉग्निटिव सिद्धांत ये हमारा क्या होता है? जो बुद्धि विकास और सारी चीज़ें हो रही इसके अंतर्गत आता है, या हम कितना चीज़ों से सीख पा रहे हैं। बट व्यवहारवादी सिद्धांत से हम भाषा अधिग्रहण सीखते हैं, भाषा का बोलना सीखते हैं, भाषा का संचार करना सीखते हैं। इसमें अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? अब संरचनावादी कक्षा हमारे स्कूल में, चाहे विशेष स्कूल हो चाहे नॉर्मल, सबसे बेस्ट कक्षा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बच्चों कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहला देखिए, अधिगम प्रक्रिया में अभिकर्ता निष्क्रिय होता है। देखो यहाँ पे कोई निष्क्रिय नहीं होता है, यहाँ पे दोनों लोग सक्रिय होते हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, दोनों लोग सक्रिय रहते हैं। दूसरा क्या है, पाठ को यंत्रवत याद, देखो याद आ गया, याद करने में अत्यधिक महत्व दिया जाता है, याद करने की निगेटिव वर्ड है, गलत हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। देखिए प्रश्न तो आपको पूछने, अब देखिए आपको डायरेक्टली सुनेंगे, आप प्रश्न पूछिए, आप इस तरह से क्रिएटिविटी करिए, बच्चा खुद से क्वेश्चन पूछे, ठीक। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, ये सही हो गया। तो जब आप एलिमिनेटिव मेथड लगाएंगे ना, तो आपको CDP में नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक। थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी फिर भी आप अच्छा कर जाएंगे। देखिए अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी सही है। देख लीजिए क्या दिया, कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए करना। अगर आप कोई चीज़ नया पढ़ाने जा रहे हो, ठीक, मान लीजिए प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले उनको नाउन थोड़ा सा फिर से एक बार समझा दीजिए, तो उनको प्रोनाउन बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो यही यहाँ पे कहा गया है। तो ये क्या होता है, संरचनावादी अप्रोच बोलते हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम में की सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता है, जहाँ पे रचनावादी विशेषता उसको अगर हम बात करें। चौथा क्या है, अधिगम के अनुभव पर जोर देना, ठीक। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे आप जोर तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसके पहले हाँ ठीक, अधिगम में सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। पहला क्या है, अधिगम के लिए बच्चों के संज्ञान पर जोर देना, मतलब उनको ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, ठीक, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपका एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अधिगम के लिए सूचना प्रसंस्करण पर जोर देना, ठीक, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, अधिगम के लिए दूसरों कि सहयोग पर जोर देना, ये सही हो जाएगा। क्यों, अब देखो अधिगम के लिए अनुभव पर जोर देना, ये भी गलत है। अब सही ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कहा सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण, मतलब आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे उस समाज में कितना चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगा उसकी बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर देना, मतलब आप दूसरे सहयोग ले के या दे के कैसे सीखते हैं इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है हमारा, अधिगम के लिए दूसरे के सहयोग पर जोर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की बात हो रही है, ठीक। अगर सामाजिक ना लगा होता, सिर्फ रचनावादी दृष्टिकोण पूछा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तीसरा। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से क्यों बोलते हैं। पहला क्या है, बच्चे अहम केंद्रित होते, बिल्कुल नहीं। अहम केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, हमारा जीन पियाजे ने दिया था, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, बच्चे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे जो है अपना जो कार्य करते रहते उसमें बोलते रहते कुछ, ठीक। तो यही वहाँ पे कहा गया, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, बच्चे अपने भाषा का उपयोग वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने, ऐसा नहीं, आप जब छोटा बच्चा होता है वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं बोलता। हाँ सम टाइम वो रोता है चिल्लाता, वो अलग बात है, बट ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलता नहीं। चौथा क्या है, बच्चे स्वभाव में बहुत वाचाल होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, क्या दिया है, बच्चे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अधिगम का संचालन संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में अधिगम जब संरचनात्मक विचार जो है या संरचनावादी जो दृष्टिकोण है वो ज्ञान के रूप में क्या उपदेश देता है या क्या चीज़ें बताता है। पहला क्या है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। बच्चे अपने आप में ही निर्भर होते हैं ना। दूसरा क्या है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही सही हो जाएगा। बच्चे जो हैं जब आप उनको अधिगम दें तो सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तब जब आपका जो विचार होगा संरचनावादी होगा या दृष्टिकोण आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का होगा, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्या देख लेते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ पुस्तक पर निर्भर करते हैं, ये भी गलत हो गया। बच्चे में कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत, ठीक। तो ऐसे आप समझ सकते हैं 3 मेथड एलिमिनेट कर देंगे तो तब भी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखिए, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह पाढ़, अब देखो पाढ़ का मतलब आपने सुना होगा या अगर CDP पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो इसका फोल्डिंग होता है इंग्लिश में, इसके फोल्डिंग होता है, ठीक। जहाँ इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, थ्योरी क्या है। देखो एक क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र मान लो, इसको क्या हम बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक। जहाँ पे बच्चे का अधिक से अधिक विकास हो सकता है। तो एक समय आता है बच्चा मान लो ये 1 है पॉइंट है, ये 5 है, 5 पे आके उसका विकास रुक जाता है, हालांकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है बट वो अब नहीं कर पा रहा है। तो उस स्थान पे अगर आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे रहे हैं, वो भी अच्छी हेल्प, ये नहीं निगेटिव हेल्प कर रहे हैं, अच्छा सा हेल्प कर दे रहे हैं और पूरा नहीं बस थोड़ा सा हेल्प करें, तो उसको क्या बोलते हैं, पाढ़ बोलते हैं या इसके फोल्डिंग बोलते हैं या हेल्प बोलते हैं, सहायता बोलते हैं, ठीक। तो यही हेल्प करेंगे तो बच्चा इस जोन से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होगा उससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा और बच्चा चीज़ों को और सीखेगा। तो यही पे यहाँ पे पूछा गया। अब क्वेश्चन को देखिए क्या है। तो इसमें पहला क्या है, पाठ के संदर्भ में बच्चे की दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता के बदलाव करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है।
अब मान लो एक बच्चा इस जोन में आ गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको सहायता मात्रा और गुणवत्ता के बदलाव की आवश्यकता है। ठीक, थोड़ा सा कोई हेल्प करेंगे वो आगे निकल जाएगा बच्चा। ठीक, तो हमारे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें उसको भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है, बच्चे की संज्ञानात्मक विकास प्रभावशाली नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक, पार का मतलब ही होता है हेल्प करना, तो यहाँ पे इतना जान जाइए पार की जब बात आए तो आप हेल्प होगा, तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी पर्यावरण के अनुरूप नहीं होगा? रचनावादी आ गया, फिर से वही चीज़ है, आपको सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ ढूंढना है। पहला क्या है, छात्र सहयोगी रूप से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कार्य उन्मुख संवाद में शामिल होने के लिए समर्थन दिया जाता है। ठीक है, ये हो सकता है हमारा ऑप्शन। दूसरा देख लेते हैं, शिक्षक प्रमुख विषयों के संबंध में छात्रों से विचार और अनुभव को प्रकट करते हैं और वर्तमान ज्ञान को विस्तृत और पुनर्गठित करने के लिए शिक्षण अधिगम का प्रयोग करती है। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया कि छात्रों को जटिल सार्थक समस्या आधारित जटिल उटिल कुछ नहीं देना, हम नॉर्मल चीज़ें रखना है। अभी हमारा पहला हो सकता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, शिक्षण मूल्यांकन रणनीतियों के एक विशिष्ट अंत को नियोजित करके और प्रक्रियाओं के बजाय प्रक्रिया पे देते हैं। ठीक, ये गलत हो गया। हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो सहयोगी रूप से वहाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ का अधिगम कर पाए। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को कलम, बाग और पानी जैसे शब्दों को उनके अर्थ के माध्यम से समझाने और पहचानने में उनकी मदद करके पढ़ाना शुरू करती है। यह शिक्षा शास्त्र किस शिक्षण के सिद्धांत पे है? अब देखो, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ये तो स्किनर का, ये तो होगा नहीं। शास्त्रीय अनुकूलन पावला वाला है, तो ये होगा नहीं। अब तो ये न्यूनतावाद होगा या तो संरचनावाद। अब न्यूनतावाद जैसा कोई सिद्धांत आपने सुना ही नहीं ना, तो होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही होगा। बाकी आप देखिए, किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले वो अच्छे से एग्जाम्पल दे रही है, उसके बारे में समझा रही हैं, तो क्या हो गया, वो बच्चे को संरचना मतलब संरचनात्मक तरीके से सिखाना चाह रहे हैं। तो कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा, संरचनावाद। ठीक, तो यहाँ पे दोनों चीज़ होती है। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ऐसे ही टिक करके जाएंगे, अदरवाइज आप एलिमिनेटिव मेथड लगा के सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो दो तीन ऑप्शन ऐसे रहेंगे एकदम सीधे सीधे गलत रहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो दिया शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी को लेव वागस्की ने समर्थन नहीं दिया था? ठीक, तो वागस्की की अगर बात की जाए, कौन सा समर्थन नहीं दिया था? पहला क्या है, सकारात्मक अधिगम, बिल्कुल सही है, उन्होंने हेल्प करने की बात की थी ना, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। पाठ प्रदान करना, ये भी है। सहायता अधिगम, यही मतलब थोड़ा बहुत उनको हेल्प करके बच्चे का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उससे ऊपर ले जाइए, यही तो उन्होंने कहा था। तो जहाँ सहायता करने की बात हो, सकारात्मक हो, पाठ की बात हो, सबकी बात वाइगोस्किन की थी, बट प्रतिपादन शिक्षण नहीं दिया था। ठीक, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? चौथा, क्योंकि कहा था नहीं की बात की है, तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। अगला देखिए, बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अंतःक्रिया की जब बात आ जाए और वो भी पर्यावरण से, तो क्या हो जाएंगे हमारे पियाजे जो हो जाएंगे। ठीक, जीन पियाजे। अगला देखिए, सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? अब जहाँ रचनावाद की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे कौन सा आपके सही हो जाएगा। पहला है नोवाक, दूसरा हमारे क्या हैं, वाइगोस्की हैं, तीसरा क्या है, पियाजे हैं, चौथा क्या है, ग्लेज फील्ड है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यह हो जाएंगे हमारे वाइगोस्की, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, वाइगोस्की देखो, इसके पहले जो था सामाजिक रचनावाद के पहले जो था बच्चे खुद से सीखते, उसको किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। बट ये वाइगोस्की ने बोला कि बच्चा जो है समाज के हिसाब से या समाज को देखते हुए अपनी सारी चीज़ें खुद से सीख जाता था। तो सामाजिक रचनावाद की जनक की बात की जाए तो वो हमारे वाइगोस्की हैं। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया है डैश के विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है, जो संसार के बारे में अपने मतलब संसार के बारे में सारी चीज़ जानते हैं। तो नन्हा वैज्ञानिक सब चीज़ या सक्रिय ज्ञान निर्माता किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। ठीक, तो अब चलते हैं अगले कुछ फैक्चुअल है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है हमें। अगला देखिए, लेवागोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? ठीक, तो अगर संज्ञानात्मक विकास की बात है तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पे बात की जाए तो पहला क्या है, निर्देशित आदान प्रदान, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा क्या है, व्यापक चर्चाएं, ये भी सही है। तीसरा संयोगात्मक अधिगम, ये भी सही है। दोहराव और स्मरण ऐसे निगेटिव है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। ठीक, नहीं की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहराव और स्मरण करना नहीं बताया गया। ठीक, अब चलते हैं इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि पूर्व परिचालन अवस्था में बच्चों को किन्हीं अन्य व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य लेने में कठिनाई हो रही है। यह
किस प्रकार माना जाता है। देखो अन्य व्यक्ति की बात आ रही है, उससे वो परिपेक्ष नहीं लेना चाह रहा। पहली बात। दूसरी बात क्या, पूर्व परिचालन अवस्था, मतलब वो चलने से पहले, मतलब शैशवावस्था की बात की जा रही है। तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती है, अहम केंद्रिता होता है। ठीक, इसको पियाजे ने बताया था कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो खुद से ही, मतलब बड़े व्यक्ति से कोई चीज़ कह नहीं पाते, इशारों से कहते हैं या अपने मन में कुछ चीज़ें बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है, वो अहम केंद्रिता होता है। अब अगला देखिए, इसमें दिया है कि अभिप्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे अभिप्रेरणा होगी वहाँ पे आवश्यकता भी होगा। ठीक, अब डायरेक्टली जान जाइएगा। अब्राहम मैज्लो ने जो सिद्धांत दिया था, चाहे उसका नीड का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत बोलते थे, और या हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आवश्यकता। और अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैज्लो ने दिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, उन गतिविधियों से जुड़ी अभिप्रेरणा के प्रकार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से सुखद या पूर्ण है। देखो, जब आप अभिप्रेरणा मतलब एक ऐसा मोटिवेशन कर रहे हैं जो सुखद हो और पूर्ण रूप से है, मतलब कोई बाहरी आपको नहीं कर रहा, मतलब आप खुद से ही चाहते हैं। जैसे मान लो आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आप खुद जाके खेल रहे हो, तो क्या है, वो स्वाभाविक रूप से सुखद और पूर्ण है। तो ये कौन सी अभिप्रेरणा होगी, आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। ठीक, अब आंतरिक और बाह्य में थोड़ा सा देखिए, ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। ये दोनों अभिप्रेरणा होती है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, बाहरी होता है। थोड़ा सा इससे जान लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल में तो एक छोटा बच्चा है मान लो, ठीक, वो होमवर्क कर रहा है इस डर से कि अगर हम नहीं करेंगे तो कल मार खाएंगे, तो क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा है। दूसरा क्या है, वो बच्चा ये सोच रहा है कि हमको होमवर्क करना बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पे से कुछ सीखने को मिलेगी। ये क्या हो गया, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। ठीक, तो आंतरिक और बाह्य में आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या है कि स्वाभाविक रूप से सुखद और पूर्ण हो, तो क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिया कि दोष, लज्जा, ईर्ष्या, अपमान, शर्मिंदगी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्रोध थोड़ी है ना, तो सुखद संवेग, क्योंकि यहाँ पे लज्जा भी आ रही है तो सुखद संतोष तो होगा नहीं। निराशाजनक विचार, निराशाजनक में अभियान और दोष, लज्जा, ये सब भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप आत्म जागरूक भावनाएं हैं, ये सब ऐसी भावनाएं हैं जो खुद से आपको समझ आए। अगर आपको लगे हाँ ये चीज़ हमारे लिए गलत है, तभी आपको लोक लज्जा या शर्मिंदगी महसूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे आत्म जागरूक भावनाएं हो जाएंगी ऐसी। आप एलिमिनेटिव मेथड लगाएंगे, मतलब ऑप्शन को गलत काटने वाला, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा हाँ यही सही, क्योंकि क्रोध, दुख, संवेद, इसमें किसी एक चीज़ का पार्ट है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ की बात हो रही है, मतलब आत्म जागरूक भावनाओं की बात हो रही है। ठीक, अगला देखिए, निरंतर अधिगम के लिए छात्रों की प्रेरणा को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति क्या है। मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका मोटिवेशन बना रहे, तो सबसे बेस्ट मेथड आप वहाँ पे क्या होगा आपका। देखिए, पहला क्या है, विद्यार्थी की योग्यता समृद्ध धारणा विकसित करना हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या, पुरस्कारों का निरंतर वितरण करना और छात्रों पर, देखो वितरण आप हमेशा नहीं करेंगे, कभी कभार किया जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, असफलता को अनियंत्रित कारकों का प्रतिपादन, ये भी गलत हो गया। अब बच्चा हमारा पहला हो गया, तो चौथा होगा। चौथी की बात करें, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्षण को बढ़ावा देना। ठीक, जहाँ पे प्रदर्शन के अभिमुखी लक्षण को बढ़ावा देना हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक, मतलब उनका जो प्रदर्शन है उसमें बढ़ावा देना आपको। ठीक, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पहला गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भैया कि विद्यार्थियों की योग्यता को समृद्धिक धारा विकसित करना। ठीक, आप उनकी धारा को विकसित नहीं कर सकते, हाँ बट उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें दिए कि लंबे समय तक अध्ययन करके, सफलता का अनुभव करके और उपलब्धि और खुशी की भावना के बीच का संबंध क्या है। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है वहाँ क्या होता है, पहला तो संवेग होता है और वहाँ पे दूसरा मोटिवेशन होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, संवेग और प्रेरणा, इमोशन और मोटिवेशन। जहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी वहीं आपके अंदर लंबे समय तक आप अध्ययन कर पाएंगे, सफलता का अनुभव कर पाएंगे, जब उपलब्धि होगी उसके बीच में खुशी का संबंध, मतलब खुशी आपको होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। वृद्धि और विकास अगर देखा जाए तो ये तो नहीं होता है, हमारे शारीरिक चीज़ होती है, डेवलपमेंटल होती है, ये भी गलत है। वृद्धि और क्या है यहाँ पे, सृजनात्मकता भी, ये भी गलत है। ठीक, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए था। तो जहाँ आप प्रेरणा और संवेग होगा वहीं पे लंबे समय तक आप अध्ययन कर पाएंगे, उसका अनुभव ले पाएंगे। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अप्रेरित होते हैं जब, कब होते हैं, पहला क्या है, दंड और पुरस्कार बल दिया, ये भी गलत है। ठीक, आप दंड और पुरस्कार देकर उनको आंतरिक प्रेरणा थोड़ी कर पाएंगे। दूसरा क्या, पठन में केवल स्मृति, केवल आ गया और स्मृति भी आ गया, जोर भी दिया जाता है, ये तो एकदम गलत है, वाहियात गलत एकदम। अगला देखिए, उनका शैक्षणिक वातावरण उनके अपनत्व का भाव और उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है, हो सकता है। ठीक, अभी हम अगला देखते हैं तब समझ में आएगा। अगला क्या है,
शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन करने के लिए उत्साहित करते हैं। देखो आज्ञा पालन थोड़ी करवाना है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। जो भी कन्फ्यूजन था आपकी ये सही है कि नहीं, तो ऐसे ही सही हो गया। अब देखिए क्या कहा है इसमें, उसका शैक्षणिक वातावरण में उनका अपनत्व भाव। ठीक, जब वो बच्चा पढ़ रहा है तो उस वातावरण में खुद से चीज़ें सीख रहा है, मतलब अपनत्व है उसको पढ़ने के प्रति, तो इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रेरणा ही बोलेंगे ना। तो अब आंतरिक प्रेरणा, ठीक, तो क्या हो गया, इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है, संवेग की विशेषता कौन है। अब आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन अगर देखें तो कहा है संवेग और तर्क एक साथ चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि संवेग जहाँ होगा, जैसे आप गुस्सा हो गए तो आप दिमाग नहीं लगा, कहते नहीं कि हमारा दिमाग जब खराब होता है, मैं गुस्से में होता है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वही बात है, संवेग के साथ तर्क नहीं चलता। और आपसे नहीं की विशेषता पूछे तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए अपने छात्रों को प्रेरित करने के कुछ प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं। पहला क्या है, संपूर्ण कक्षा के लिए दृष्ट लक्ष्य और मील के पत्थर निर्धारित करना। ऐसा नहीं, वहाँ पे कुछ टारगेट थोड़ी फिक्स करेंगे आप, क्योंकि उनको प्रेरित करना है। दूसरा क्या है, सर्वाधिक उपरहित विद्यार्थियों को पुरस्कृत और प्रशंसा करके हो सकता है, बट आपको पुरस्कृत नहीं करना है, प्रशंसा भले कर सकते हैं। चौथा क्या, विद्यार्थियों के अंकों के लिए प्रतिशत अंक से कोई बात ही नहीं होती। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया, बट क्यों सही उसको हम देख लेते हैं। बच्चे को उनके स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने और उसकी प्राप्त करने के लिए सहायता करनी। जब इस तरह से करेंगे, खुद से बच्चा लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और उसको अचीव करने के लिए जो आप हेल्प करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि आपके विद्यालय में छात्र गतिविधि को करने से अप्रेरित होते हैं और अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह किस प्रकार की अप्रेरणा है। तो ये आंतरिक अप्रेरणा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित के बजाय व्यक्तिगत रूप से अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, मतलब बच्चा खुद से मोटिवेट है, आंतरिक मोटिवेशन उसके अंदर। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक अप्रेरणा बोलेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बात करें, इसमें दिया है कि के अतिरिक्त अन्य सभी संवेग की विशेषताएं हैं। ठीक, तो पहला क्या है, संवेग और जैविक अंतर्नोद। ठीक, ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है, वही आपको बताना है। संवेग और तर्क ये भी होता है। ठीक, चौथा क्या है, संवेग और प्रत्यक्ष व्यवहार, ये भी सही। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें संवेग की विशेषताएं ना हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, वह कौन सा कारक है जो बच्चों को एक गतिविधि में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो पहला क्या, शारीरिक दंड। आप शारीरिक दंड देकर बच्चे को थोड़ी प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा क्या है, प्राप्त निराशा, ये भी गलत हो जाएगा। विफलता का भय, ये भी गलत हो जाएगा। तो सकारात्मक परिणाम ही ऐसा है जो बच्चे को गतिविधि में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सकारात्मक परिणाम। नेक्स्ट, मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के किस चरण को आधार और सबसे मौलिक स्तर माना गया है। तो इसको सबसे अच्छा और सबसे मौलिक किसको माना गया है, जहाँ पे आत्मसम्मान की बात आ जाए। ठीक, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ शारीरिक फर्स्ट होता है, प्रेम सुरक्षा ये सेकंड होता है, ये तीसरे होता है, ये हमारा आखिरी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान बोलते हैं। ये सबसे ऊपर होता है हमारे। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक किस विकास को सुगम बना रहा है। अब देखो, रट कर याद कराना तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, वर्णात्मक ज्ञान, ये भी गलत हो गया। बच्चा या तो प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया तो परासंज्ञान होगा। तो यहाँ पे क्या रहा है कि उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का पर चिंतन करके प्रोत्साहित करके एक शिक्षक किस विकास को सुगम बना, तो मतलब उसमें परासंज्ञान को बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए अपनी क्षमताओं या प्रयासों को श्रेय देता है तो वह किस प्रकार का संवेग महसूस कर रहा है। तो देखो, अगर वो अपनी क्षमताओं या प्रयासों को श्रेय दे रहा है तो वो शर्म थोड़ी कर रहा है, ना ही गर्व कर रहा है, ना गुस्सा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, उत्कंठा हो जाएगा। ठीक, वो मतलब खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होकर सारी चीज़ कर, क्या हो जाएगा, उसकी उत्कंठा होती है। ठीक, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। सार्थक अधिगम के लिए कौन से संवेग अनुकूल हैं। सार्थक अधिगम जहाँ करना है तो शर्म तो होगा नहीं वहाँ, ना ही निराशा होगी, ना डर होगा। तो सार्थक अधिगम करना है तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कौन सा बाहरी अप्रेरणा का वर्णन नहीं करता। बाहरी अप्रेरणा, पहला क्या है, मुझे अपना गृह कार्य पूरा करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत रोचक होता है। ये तो आंतरिक अप्रेरणा है।
तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये भी हमारा आंतरिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ क्योंकि मुझे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, तो यहाँ भी आंतरिक है। हमसे बाय पूछा तो हमारा चौथा है, ऐसे ही सही हो गया। बाकी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। मैं अपना गृह कार्य इसलिए पूरा करता हूँ क्योंकि मेरे शिक्षक हमें प्रत्येक दत्त कार्य के लिए अंक देते हैं, मतलब किसी लालच को देख के ये यहाँ पे अधिगम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी हमारा बाहरी प्रेरणा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तियों के विकास के संवेगों के प्रभाव का सटीक वर्णन करता है, संवेगों के बारे में बताता है, आपसे ये पूछा। पहला क्या है, संवेग जीवन में दैनिक अनुभव को आनंदित करते हैं, बिल्कुल सही है, दैनिक जीवन को आनंदित करते हैं संवेग हमारे। दूसरा क्या, संवेग या इमोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक, तो आप कंफ्यूज मत हो संवेग क्या होता है। दूसरा क्या है, संवेग हमारे व्यवहार की प्रेरणाओं के रूप में काम करती है, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, संवेगात्मक अभाव में व्यक्ति में खराबी आती है, बिल्कुल, अगर आपके अंदर इमोशन तो आपके अंदर खराबी आती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक, तीन के तीनों सही हैं। अगला क्या है, पुरस्कार और दंड के रूप में कार्य करते हैं। जब आप पुरस्कार और दंड देंगे तो कौन सी प्रेरणा होगी, है बाहरी प्रेरणा होगी। आप उसकी डर से या उसके पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए दंड के डर से आप कोई चीज़ करें तो उसको क्या बोलते हैं, बाहरी प्रेरणा बोलते हैं। आंतरिक क्या होता है, अपनी खुशी के लिए, मतलब जब आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने के लिए करते तो आंतरिक प्रेरणा होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब देखो, चाहे एक कारक पूछे या द्विकारक, तो उसको दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक, इसको आप जान लीजिएगा। चाहे एक कारक सिद्धांत पूछे या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछे, उसको किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन, फैक्चुअल, इसको आप याद कर लीजिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो देखो, द्विकारक सिद्धांत होता है हमारा, एकल कारक सिद्धांत भी होता है, बहुकारक जिसको हमारे किसने दिया था, बहुकारक सिद्धांत दिया था इसको, देखो 1 और 2 तो स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक हमारा किसने दिया था, एक थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक, तो बहुकारक हो गया। बट प्रतिगमन का सिद्धांत हमारा नहीं होता है, बुद्धि में कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है प्रतिगमन के नाम से, ठीक, तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि इसमें नहीं की बात किया, ठीक। अगला देखिए, बुद्धि अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से समझने और अच्छी तरह से तर्क की क्षमता रखता है, इसको किसने बोला है, तो इसको बोला है अल्फ्रेड बिने ने। ये देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जिसको आप याद कर लीजिए, अल्फ्रेड बिने ने इसको बोला है कि बुद्धि अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से समझने, अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता है। अगला देखिए, बुद्धि के स्रोत है। अब बुद्धि के कौन स्रोतों से आनुवंशिकता हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। अधिगम का परिणाम, आप कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी मैटर करता है। स्वयं तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया, ये भी सही, तो मतलब यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाए, 4 के 4 ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक। अगला देखिए, बुद्धि डैश की क्षमता है, किसकी क्षमता है, अधिगम की क्षमता, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, नई परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने की, अगर आपके पास बुद्धि है तो नई परिस्थिति कोई मिले आप उसमें समायोजित हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। विचारों के संदर्भ में सोचने, कुछ भी आपको विचार दे उसके संदर्भ में आप सोच पा रहे हैं तो आपकी बुद्धि की बात है, तो यहाँ पे भी चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, बुद्धि अमूर्त सोच की क्षमता है, इसको किसने बोला है, तो बुद्धि अमूर्त सोच की क्षमता है, किसने बोलता है, टर्मन ने बोला है। ये फैक्चुअल है, तो इसको हमें कुछ मतलब बताने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली समझ जाइए कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट है, बुद्धि अमूर्त सोच की क्षमता है, कौन की दिया था, ये प्रतिपादन किया था इसका, टर्मन ने किया था। इस क्वेश्चन देखिए तो क्या है, बुद्धि एक डैश की क्षमता है, किसकी क्षमता है, शिक्षा की क्षमता है, बिल्कुल नहीं, शिक्षा की क्षमता थोड़ी होती है। दूसरा, सोचने की शक्ति, हाँ ये हो सकता है, बट अभी हम आगे देखिए, छात्र की क्षमता है, ये भी गलत है। अब बचा हमारे पास दूसरा और तीसरा, तो देखो दूसरा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे समस्या समाधान, अगर आपके अंदर बुद्धि है तभी समस्या का समाधान कर पाएंगे, तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम ये सही मार देते, ठीक। तो अगर बोला जाए तो ये भी सही है, बट ये इतना अच्छा से नहीं जितना समस्या समाधान की क्षमता है, ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, बौद्धिक अवधारणा निम्नलिखित में से किससे अधिक संबंधित है। जहाँ पे बौद्धिक अवधारणा की बात हो रही है तो किस में सबसे अधिक ये है, ठीक। तो इसमें अगर हम पहला बात करें तो क्या है, यथार्थपूर्ण चिंतन, दूसरा सहज चिंतन, तीसरा तर्क संगत चिंतन, चौथा भावनात्मक। तो जहाँ तर्क संगत की बात आ जाए वही आपका ऑप्शन से, क्योंकि बुद्धि जो है, तर्क संगत चिंतन, आप कितना सही से चिंतन कर पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कई महान तत्वों का ज्ञान। अब ऐसा थोड़ी, आपको बहुत सारी चीज़ ज्ञान तो आपको बुद्धि थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या है, स्कूल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए, भी गलत है। तीसरा क्या, सभी कारक को एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाते हैं, ठीक है। अब सभी कारक एक दूसरे को अलग बनाते हैं तो व्यक्ति भिन्नता की बात करते हैं, ये भी गलत हो गया, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि दिया है अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं, ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिया कि अमूर्त बुद्धि किस व्यक्ति को मदद करती है, अमूर्त बुद्धि,
तो इंजीनियर बनने में ऐसा नहीं है, ठीक। इंजीनियर बनने का मतलब क्या है, जिसको मूर्त चीज़ें के बारे में अच्छे से पता हो, ठीक, जिसको फैक्चुअल चीज़ें पता हो। तो अमूर्त क्या है, जिसकी हम ज़्यादा सोच पाए, जिसके मनन कर पाए, जिसको समस्या को निकाल पाए, तो ये होता है। तो हमारे यहाँ तो इंजीनियर बनने से कुछ होगा नहीं। औद्योगिक करता ये भी नहीं हो सकता। अब बचा समस्या सुलझाने में, और क्या है हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, समस्या सुलझाने में। अब अमूर्त की बात हो, समस्या सुलझाने से ये भी नहीं होगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। अगर अमूर्त चीज़ों के बारे में आप ज्ञान है, जैसे किसी को देख के आप चीज़ को एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो आपको सामाजिक कार्यकर्ता बनने में मदद मिलेगा, ठीक। अब अगला हम देखते हैं, इसमें क्या दिया है, विभिन्न जाति और नस्ली समूहों के बच्चों का पर्यावरणीय भिन्नता और बुद्धिलब्धि के बीच अंतर क्या है। तो पहला क्या है, पक्षपात और असमानता घट जाती है, जहाँ पक्षपात क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा देखिए, ऐसा कोई अंतर नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। और दूसरा देखिए, भेदभाव और असमानता घटती है और बुद्धि के अंतर में कमी आती है, ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं, कोई संबंध नहीं होता, ये तो ऐसी गलत हो, हमारे ऑप्शन सही हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ये कहा है कि जब जातीय रूप से जो भेदभाव है, ठीक, जातीय रूप या नस्ली रूप से जो भेदभाव है, उसकी भिन्नता को अगर करना है, तो बुद्धि में क्या चीज़ होनी चाहिए, भेदभाव असमानता घटती है और बुद्धि के अंतर जो है, कोई एक अच्छे वर्ग का इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो निम्न वर्ग का बच्चा भी पढ़ा लिखा से हो सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, दिया है कि बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है बुद्धि लब्धि में। तो औसत बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान भी होते हैं, मध्य बुद्धि भी होते हैं, बट कला में रुचि से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं है। अगला देखिए, किस बुद्धि लब्ध स्तर का बालक समान बुद्धि वाला होता है। तो जो सामान्य वाला होता है 90 से 109 के बीच में होता है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक। अगला क्या है, एक 16 वर्ष का बुद्धिलब्ध परीक्षण में, एक 16 वर्ष का बच्चा है, बुद्धिलब्ध परीक्षण उसके 75 अंक आ रहा है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है। अब देखो, हम लोग IQ टेस्ट के लिए जो फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मेंटल एबिलिटी अपान, मतलब मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक एज, गुणे 100 कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू दे दिया 75 दे दिया है, ठीक। और यहाँ पे मेंटल एज आपसे पूछा है और उसकी वास्तविक एज 16 है, ठीक। तो मेंटल एज यहाँ पे दिया है और वास्तविक एज 16 है, और गुणे यहाँ पे अगर हम 100 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, तो 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो बच्चे की जो एज होगी 12 होगी। आप इसको करके देख लीजिएगा, IQ बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इस पर रखिएगा तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे 75 दिया है, मेंटल एज की वैल्यू आपसे पूछा, क्रोनोलॉजिकल की वैल्यू जो है वो 16 दे रखा है, और यहाँ पे 100 है। तो इस तरह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे 12 वर्ष आएगा, ठीक। अगला देखते हैं, एक छात्र किसी मानसिक आयु तथा क्रमानुक्रमिक आयु जो है, कालानुक्रमिक, जैसे वास्तविक आयु हम कह देते हैं, कालानुक्रमिक आयु जो है वो 8 साल है। अगर दोनों 8 साल है तो बच्चा औसत स्तर पे होगा, ठीक, या समान बच्चे की श्रेणी में आएगा। जब हमारा मेंटल एबिलिटी और क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारा मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारा सेम हो जाएगा, तो औसत बच्चा होगा ना, क्योंकि 100% पे आ जाएगा वो, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक छात्र की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, ये भी समान बुद्धि का हो जाएगा, जिसमें सोचना ही नहीं है, ठीक। अगला क्या है, मध्यम मानसिक मंदता वाले लोगों का IQ कितना होता है। तो जो मध्यम मानसिक मंदता वाले लोग हैं, उनका IQ कितना होता है हमारा, 50 से 70, 55 से 70 होता है, या आपको 55 में 69 भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धिलब्धि क्या होगा, हम इसको चाहे तो निकाल सकते हैं। मानसिक आयु 12 है, बुद्धिलब्धि कितना है, 10 है, गुणे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 0 कट गया, 12 में 120 आएगा, तो इसकी बुद्धिलब्धि कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि क्या होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि क्या होती है, 140 होती है। तो अभी हम लोग 3 चीज़ पढ़े, प्रतिभावान का 140 होता है, सामान्य का क्या होता है, 90 से 110 होता है, और जो मानसिक मंद होते हैं उनका कितना होता है, 50 से 69 होता है। अब अगला देखिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए बेहतर होता है, ठीक। तो अगर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात हो तो शिक्षित व्यक्तियों के लिए ज़्यादा होगा। छोटे बच्चों पे शाब्दिक चीज़ें मौखिक आप IQ नहीं करवा सकते, ठीक। अशिक्षित बच्चों पर बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ही विशेष छात्रों पे। तो शिक्षित व्यक्तियों पर ही आप शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का बेहतर विकल्प माना जाता है। अब क्या दिए, मंद बुद्धि की बुद्धिलब्धि, ये देखो बताया ना, 50 से 70 होता है, या 55 से 69, जो भी आपके ऑप्शन में इसके आसपास मिलकर तो आप मार दीजिएगा, ठीक। अगला है, 8 साल की सुधीर की मानसिक उम्र 10 साल है। अब सिंपल सी बात हो जाएगी भाई, इसको भी आसान निकाल सकते हैं। अगर मानसिक आयु 10 साल है और वास्तविक 8 साल है, गुणे 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 55 में 100, और 2 पंचे 10, 25 55 में 125, तो उसकी IQ कितनी होगी, 125। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। अब इसमें दिया कि
छात्रों के IQ स्तर की गणना के लिए सूत्र वही हम जो आपको बताएं, IQ इक्वल टू क्या हो जाता है, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो मेंटल एज का मतलब मानसिक आय और बटे वास्तविक आय गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पूछा गया कि सीखने की त्रुटियों की पहचान करने और सुधारात्मक उपचार प्रदान करने के लिए निर्देश के दौरान छात्रों की सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है। तो जब इस तरह से मतलब उनको देखा जाए कमी क्या है, उसको सुधार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, नैदानिक, जिसको उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, तो नैदानिक मूल्यांकन आप करें। ठीक, जिसको हम निदानिक मूल्यांकन करते हैं, मतलब क्या है, आप देख रहे हैं बच्चे कमी क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप सुधार करें, उसके बाद आप मूल्यांकन करें। इसका मतलब क्या, आप नैदानिक मूल्यांकन कर रहे हैं या जिसको उपचारात्मक शिक्षण भी बोलते हैं उसको दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, मूल्यांकन की किस विधि से छात्र की कमजोरी को पहचाना जा सकता है। नैदानिक मतलब निदान करना। अगर आप उसको उपचार करके ही सब कुछ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये नैदानिक हो जाएगा। तो उससे सबसे इसमें क्या होता है, कोई भी कमजोर के अंदर क्या दिक्कत है, किसी छात्र के अंदर वो क्या कमजोरी है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ऐसे देखिए, नैदानिक का मतलब क्या होता है, निदान करना। मतलब कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनसे वो क्या करते हैं, पहले आपको डायग्नोसिस करते हैं। ठीक, देखते हैं क्या कमी, उसके हिसाब से आपको दवा देते हैं, मतलब उसके हिसाब से आपको उपचार करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो आपके कारणों का निदान कर रहे हैं। तो छात्र की कमजोरी को पहचान नैदानिक मूल्यांकन से ही होता है। ठीक, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को पहचान करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया किसका भाग है। अब देखो फिर से कठिनाइयों की पहचान करना, तो कठिनाई की पहचान कहाँ पे होता है, हमारा नैदानिक मूल्यांकन में होता है। ठीक, बच्चे के अंदर क्या कमी है उसके हिसाब से उनको शिक्षा दे, तो क्या हो जाएगा हमारा नैदानिक मूल्यांकन। अगला देखिए, एक बच्चा नियमित रूप से गुणा में गलती कर रहा है, इसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण। अब देखो, अगर कोई गलती कर रहा है तो कौन सा मूल्यांकन आप करोगे, आप उसका नैदानिक मूल्यांकन ही करोगे ना। उपलब्धि से क्या ऐसे पता चलेगी इकाई और रचनात्मक ऐसे गलत हो गए, तो हमारे यहाँ पे नैदानिक मूल्यांकन ही करेंगे। क्यों, क्योंकि वो बार बार गलती कर रहा है, तो क्यों कर रहा है आप ये देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण देंगे या नैदानिक मूल्यांकन करेंगे। अगला देखिए, अधिगम की कठिनाइयों और कमियों का मापन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अगर अधिगम की कमियों और उसकी कठिनाइयों के बारे में देखना हो तो किससे आप करेंगे, नैदानिक परीक्षण के द्वारा ही करेंगे। ठीक, तो आपका यहाँ पे तीसरा जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई छात्र अपने पाठ को भूल जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर वो भूल जा रहा है तो आप क्या करेंगे, पहला क्या है, विषय पर प्रश्न पूछेंगे, गलत हो गया प्रश्न थोड़ी पूछेंगे, भूल गया तो उसको आप और कुछ देखेंगे ना। दूसरा क्या है, छात्र को कथित अनुभवों के बीच संबंधों को समझाने में मदद करनी चाहिए, ये हो सकता है हमारा। ठीक, बट अभी हम आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे दिया कि प्रक्रिया के अंत में एक बिना बताए परीक्षण की, देखो बिना बताए इस मतलब आपको सरप्राइज टेस्ट नहीं लेना है, ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, विशेष सहायता के लिए छात्र को परामर्शदाता के पास भेज देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जो अगर आप एक शिक्षक हैं तो कोई भी दिक्कत हो आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छात्र के कथित अनुभवों के बीच संबंधों को समझने में मदद करनी चाहिए कि बच्चा क्यों भूल जा रहा है, आप उसको इंटरलिंक करिए, हाँ बेटा आप इसको ऐसे याद करिए। ठीक, तो आप उसकी मदद करना है, तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, श्रीमती रश्मि एक शिक्षिका हैं, उन्होंने देखा कि कक्षा में गौरव नाम का एक बच्चा लगातार गणित में कम अंक प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार के मूल्यांकन गौरव की सीखने की कठिनाइयों को दूर करे। फिर से वही बात, रचनात्मक परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो पहले उसका वो क्या करेंगे, रश्मि जी पहले निदान करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका उपचार करेंगे। तो बच्चे के अंदर जो लगातार कम अंक आ रहा है वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है, बाकी कुछ देखना नहीं। रचनात्मक आकलन क्या है, ये पूरा आकलन होता है। योगात्मक कब होता है, जब एग्जाम खत्म हो जाए तब होता है। ठीक, तो ये हो गया। और नित्य परीक्षण जो मतलब डेली बेस पे मतलब आप क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक, तो ये हो गया। बट यहाँ पे करना क्या है, उसकी कमियों को देखना फिर उसको बताना है, ताकि वो अंक जो उसकी कठिनाई दूर हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले आप निदानात्मक परीक्षण करेंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर उसको उपचार देंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जब आप उपचारात्मक विधि किसके लिए, समान बच्चे के लिए थोड़ी किया जाए, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या, समस्या ग्रस्त बच्चे, जिसको प्रॉब्लम उसी के साथ तो आप ये परीक्षण करेंगे ना, ये विधि का उपयोग करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। समान तथा समस्या, अब देखो यहाँ पे समस्या दोनों आ गया, बट यहाँ से हम समस्या वाले बच्चों के साथ करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन से हम उपचारात्मक विधि का उपयोग कब करते हैं, जब हमारे पास समस्याग्रस्त बच्चे रहे। ठीक, अगला क्या है, उपचारात्मक कार्य मुश्किल हो जाता है यदि, अगर ये कार्य कब मुश्किल होता है, जब बहुत अधिक त्रुटि हो। ऐसा नहीं है, कितनी भी त्रुटि हो आप उसको सही कर सकते हैं।
अगला क्या है, घटिया कम संसाधन, ये भी नहीं है। आपके पास संसाधनों कभी नहीं है, आप एक टीचर होते हुए सब कुछ है, समझ लीजिए आप एक सुपरमैन है टीचर के तौर पे, तो आपके अंदर संसाधन की कमी नहीं होगी। अगला क्या है, दत्त कार्य ठीक से नहीं हुआ, ये भी गलत है। दत्त कार्य तो दिया हुआ कार्य, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि दिया कि समय पर उपाय नहीं किया गया जाता है। अगर आप हर बच्चे को, जैसे मान लो उसको एडिशन में दिक्कत आ रही है, जोड़ में, उसको नहीं बताया, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन में पहुंच गए, तब आप वहाँ पे जाकर उपचारात्मक शिक्षण देंगे तो दिक्कत होगी। क्योंकि आप डेली बेसिस पर अगर उपचारात्मक शिक्षण उसको देते रहते या बीच बीच में, तो बच्चा बूढ़ा तक दिक्कत ना होती। अब उसको फिर से जाके एडिशन आपको पढ़ाना होगा, ठीक। तो समय से अगर उपाय उसको नहीं देंगे तो उपचारात्मक कार्य भी मुश्किल हो जाता है, ठीक। अगला देखिए, दिया है कि भाषा अधिगम में त्रुटियों या कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर कोई दिक्कत है, कैसे है, तो उसको कैसे पता करेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाषा के, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तभी तो पता चले कौन सी त्रुटि आ रही है, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कि डैश व्यवहार और कौशल सीखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बड़े समाज के भीतर एक छोटे समूह के सदस्यों के रूप में उपयुक्त होता है। देखो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जाति समीकरण होता नहीं है, सामाजिकरण दूसरा संगठनात्मक, तो अब हमारे पास प्राथमिक या द्वितीयक हो गया। अगर घर की बात हो रही है तो हमारा प्राथमिक होता है, बट यहाँ पे क्या समाज के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे द्वितीयक समीकरण सामाजिकरण हो जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, बच्चे के सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है। पहला क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन को बढ़ाना, ठीक। अगर सामाजिकरण की बात हो तो व्यक्तिगत और समाज के समायोजन को बढ़ाना ही नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं, बच्चे के दृष्टिकोण, वारीताओं और विश्वास को विकसित करना, ये भी हो सकता है बट ये इतना अच्छा नहीं है। तीसरा क्या है, एक सामाजिक समूह के मापदंडों का विकास करना। जब सामाजिकरण की बात हो रही है तो जो सामाजिक समूह के मापदंड है उसको विकसित करना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, मानव ज्ञान के विकास के आधार पर अनुमानित चरणों की श्रृंखला के माध्यम से समाज की प्रगति के रूप में मानी जाती है। मतलब देखो, अगर अनुमानित चरण की श्रृंखला जो बार बार हो रही है तो क्या चीज़ हो रही है, सामाजिक मुद्दे वो थोड़ी हैं, ना ही सामाजिक प्रगति है, ना ही सामाजिक विकास, हो क्या है हमारा सामाजिक परिवर्तन है। अगर कोई चीज़ बार बार चेंज हो रही है, ठीक, इसमें कहा है ना कि मानव ज्ञान के विकास के आधार पर अनुमानित चरणों की श्रृंखला के माध्यम से समाज की प्रगति सामाजिक परिवर्तन के रूप में जानी जाती है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। समाज डालता है, बिल्कुल सही, परिवार भी डालता है, विद्यालय भी डालता है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्या है, समाजीकरण में बाधा के कारक होते हैं। अब बाधा कहाँ पे होता है, जहाँ पे समानता की बात होगी कोई दिक्कत नहीं है, समानता की बात में समाजीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक भी चीज़ें होती हैं, धर्म की चीज़ होती है, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब किसी को मान ले कि हाँ ये इस तरह का बच्चा है तो ये चीज़ नहीं कर पाएगा, तो ये समाजीकरण में उसकी बाधा होगी या उसको रोक दिया जाए या निम्न वर्ग के लोग की रोका जाए तो उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से उसके सब्जियां खाने से इनकार करने पर डांट पड़ती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया के साथ भी कर रही है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा व्यवहार वो कर रही है, तो अगर घर पे ही सारी चीज़ें करें तो प्राथमिक सामाजिकरण होगा। आप ये देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं और उनको आप डांट दो कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, तो जब वो अपने खिलौनों के साथ खेलेंगे तो उनके साथ भी मतलब वो अपने आप को अपने मम्मी पापा के स्थान पर रख के उस गुड़िया के साथ वही व्यवहार करते हैं। तो ये किस तरह का सामाजिकरण है, हमारा प्राथमिक सामाजिकरण है। और वैसे भी घर से भी जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं। घर से बाहर चाहे स्कूल में हो चाहे समाज से हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, जनसंचार माध्यम जिसको मास मीडिया बोलते हैं सामाजिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बन रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। पहला देखिए, सामाजिकरण माता पिता और परिवार द्वारा ही किया जाता है, ऐसा नहीं है, सबके द्वारा, माता इनका रोल तो होता है बट सिर्फ इनके द्वारा ही किया जाता है, ही की बात आ रही मतलब जोर दिया है, इसका मतलब भी गलत हो गया। दूसरा क्या है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम व्यवहार मूल्य और मान्यताओं को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बाकी देखते हैं क्यों गलत हुआ। बच्चे संचार के माध्यम से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं, ऐसा नहीं है, सीखते हैं मीडिया से। आज तो सोशल मीडिया से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक। अगला क्या है, संचार माध्यम उत्पादों के विज्ञापन की बिक्री के बहुत अच्छी, ये भी गलत है, ठीक। तो हमें यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम इसमें दिया कि एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पे जोर दे, बिल्कुल गलत। दूसरा क्या है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे बिना एक दूसरे के सहयोग के। अब देखो बिना एक दूसरे के सहयोग की बात आ गई तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझता है, बिल्कुल सही, तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाता है, तो यही तो सही हो जाएगा,
ठीक, चौथा देखिए, जो आदर्श उत्तरों को याद करने की बात गलत। 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में जो प्रगतिशील और प्रेरणास्पद चीज़ें बनाई जा रही हैं तो क्या होगा, उससे सामाजिक अस्थिरीकरण में समझता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के प्रगतिशील मॉडल के लिए सही नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो पहला ऑप्शन देखें तो सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी और सामाजिक कौशल सीखना, तो ये तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, बच्चे अपनी सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना विद्यालय द्वारा, देखो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा, सामाजिक स्थिति पर उनको ध्यान देना है। अगला क्या है, कक्षा में लोकतंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक, लोकतांत्रिक चीज़ें होनी चाहिए। चौथा क्या है, सामाजिक अर्थ सख्ती से सामाजिक मापदंडों का पालन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सख्ती से नहीं करना है, मापदंड उसके कुछ नहीं होते, तो हमारा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिए बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। अगर बाल केंद्रित की बात है तो किस तरह से आप उसका सृजन करेंगे। पहला क्या, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि करेंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक, बाकी देखते हैं गलत क्यों हो, तब आपको समझ आएगा कि ये गलत क्यों। दूसरा क्या है, शिक्षार्थियों की प्रतिस्पर्धा की बात आ गई, निगेटिव है, गलत, काट दो इसको। अगला क्या है, बारंबार परीक्षा लेकर, ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित, प्रश्न पूछे उसको आप मारेंगे डांटेंगे नहीं ना, ये गलत हो गया, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। तो इलिमिनेटिव मेथड लगा के आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इस तरह से अप्रोच रहना चाहिए। अगला क्या है, हस्तशिल्प की शिक्षा को दी जानी चाहिए, तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसको देनी चाहिए, पिछड़े बच्चों को देनी चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, अब देखो जो प्रतिभाशाली बच्चे उसको कोई दिक्कत नहीं है, सृजनात्मक बच्चों को दिक्कत नहीं, अपराधी बच्चों की ऐसी कोई बात ही नहीं यहाँ पे, तो पिछड़ा बच्चा ही होगा जिसको हस्तशिल्प शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किस लिए किया जाता है, आपसे पूछा। पहला क्या है, शिक्षक को शिक्षा से संबंधित अनुशासन की बात आ जाए, गलत हो गया। दूसरा क्या है, शिक्षा से संबंधित समस्याओं के बारे में एक सही दृष्टिकोण देता है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, शिक्षक को अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करता है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है, शिक्षक को बच्चे के सामने विचार प्रस्तुत करने में मदद करता है। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए, अब बच्चा हमारे पास पहला और दूसरा। तो तीसरे में क्या है, पहले इसको देखिए, शिक्षक को अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना, देखो शिक्षक हैं तो उसकी क्षमता तो ऑलरेडी बेहतर है ना, तो ये गलत हो गया, आपका ये ऑप्शन सही हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया शिक्षा से संबंधित समस्याओं के बारे में एक सही दृष्टिकोण देता है, कि जो भी समस्या है उससे आपको एक दृष्टिकोण मिलेगा कि बच्चों को कैसे समझाना है। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है, आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो नहीं होगा। तो पहला क्या है आपका यहाँ पे, ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी ठीक हो सकता है। अगला देखिए, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, अब ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। फिलहाल अगला देख लेते हैं, पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे ट्यूटोरियल और अनुसमन, तो ये सब सही है। तो हमारा एक ही ऐसा है जहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, इसमें दिया है कि शिक्षार्थी की अवृत्ति, रुचि, उपलब्धि और अधिगम की शैली के अंतर क्या चीज़ें होती हैं। जब इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो वहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपसे ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, सामाजिक भिन्नताएं। दूसरा क्या है, अधिगम भिन्नताएं। तीसरा क्या है, भावनात्मक भिन्नता। चौथा व्यक्तिगत भिन्नताएं, जहाँ पे उसकी रुचि या वृत्ति, इन सब चीज़ों, मतलब हर एक चीज़ में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, अंतर आया तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, हो सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा आपसे ये कहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऐसा ही बताया गया है। अब ऐसा नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण ऐसे बताया नहीं जाता है। ठीक, महत्वपूर्ण देना चाहिए, अलग बात है, इसको समझना फैक्ट क्या है इसके बारे में। ठीक, अगला क्या है, इसके प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासन की बात है, गलत हो गया। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि बच्चे जो विकास दर हर बच्चे की भिन्न होती है, वो अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। पहला, विद्यार्थियों की क्षमता आधारित कठोर समूहन, गलत है, कठोर तो होगा नहीं। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये भी गलत हो गया। विकलांग छात्रों के लेकर रूढ़वादी विचार, ये भी गलत है, तो दूसरा ऑप्शन ऐसे से हो गया। बाकी क्या इसमें पूछा है, समावेशी शिक्षा की बात की, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान और सम्मान। समावेशी मतलब तो ये है ना, छोटा बड़ा, गरीब अमीर,
हैंडीकैप्ड हो या विकलांग हो, जो भी सब आ जाए, समावेशी के यही मतलब। तो व्यक्ति भिन्नता और उसका सम्मान करना, ठीक, ये हो गया। अगला देखिए, इसमें बात करें बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दिखाता है। पहला क्या साबित करता है कि बच्चों को अनुवांशिकी पैदाइशी कमी, ऐसा नहीं है, अगर असफल हो रहा है तो अनुवांशिक का पैदाइशी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, सूचित करता है कि अभिभावक ने अपने बच्चे की अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे जिनके माँ बाप पढ़े नहीं लेकिन बच्चे बहुत अच्छा कर पाते थे, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, तीसरा प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे की अधिगम सामर्थ्य नहीं होता है, ये आपका हो सकता है, बाकी आगे हम देखते हैं। इसकी अगर बात करें, यहाँ पे देखिए निम्न निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। अगला देखिए, शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है, पहला क्या है छिटपुट विकास, ऐसा तो है नहीं छिटपुट विकास होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है समान विकास, सबका ऐसे थोड़ी होती है, आंखें हमारी छोटी होती है उस हिसाब से हमारा नाक बड़ा हो जाएगा, दांत छोटा, ठीक, तो समान विकास नहीं होता है क्योंकि हमारी उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, तो ऐसे समझिए समान विकास नहीं होता है। अगला क्या है विकास के विभिन्न दर, ये सही है, शरीर जो हमारे विभिन्न हिस्से हैं उसकी विकास की दर जो है भिन्न होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। अगला क्या है समावेशी कक्षा वह कक्षा है जिसमें शामिल होने वाले छात्र होते हैं। समावेशी कक्षा में कौन शामिल होते हैं, समान एवं विशिष्ट सभी होते हैं। समावेशी का मतलब ये होता है, क्योंकि केवल समान, केवल विशिष्ट, बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली ये तो होंगे नहीं, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, समान और विशिष्ट या सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। अगला देखिए, एक बच्चा जो व्हील चेयर का उपयोग करता है उसे नियमित स्कूल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये तो गलत है ना, उसे स्कूल कहाँ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। सी देखिए केवल आ गया तो ऐसे गलत हो गया, केवल किसी विशेष स्कूल में गलत हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है किसी नियमित विद्यालय की कक्षा में शिक्षा दी जानी चाहिए, यही सी, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पे आधारित है, पहला क्या है औचित्य और समान अवसर, बिल्कुल औचित्य और समान अवसर के, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। बाकी क्या है विश्व बंधु तो ऐसा है नहीं, सामाजिक अस्तित्व और वैश्विक ये भी गलत है, सामाजिक संतुलन ये भी, तो हमारा किस पे निर्भर करता है, औचित्य और समान अवसर सबको मिले, यही तो समावेशी शिक्षा हमारा बताता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बात कर दिए कि हाई स्कूल के छात्रों की सेक्स या कामुकता के प्रति सकारात्मक सोच होने की सबसे अधिक संभावना होती है, यह उनकी कक्षाएं निम्नानुसार आयोजित की जाती है। तो इस तरह से अगर चीज़ें हैं तो क्या चीज़ आपको दर्शा रहा है, पहला क्या है शैक्षिक विषय में सशिक्षक कक्षाएं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक, ये हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, होम रूल कार्यक्रम में रहने वाले जिम्मेदार परिवार के विषय पर जोर देने के साथ सह शैक्षिक कक्षाएं, ये हो सकता है हमारा। बाकी आगे देखते हैं, हाई स्कूल के लड़कों और लड़कियों को अलग करना, ऐसा नहीं है, उनको अलग नहीं करना है, ठीक। पाप के विषय पर धार्मिक निर्देश, ये भी गलत हुई, तो हमारा ये ऑप्शन से हो जाए। क्या दिया इसमें, होम रूल कार्यक्रम में रहने वाले जिम्मेदार परिवार के विषय पर जोर देने से शैक्षिक कक्षाएं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, यह क्या दर्शाता है जब माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि लड़के की तरह मत रहो, तुम एक लड़के हो। तो अगर इस तरह की चीज़ को क्या बोलते हैं, लैंगिक रूढ़वादिता बोलते हैं, होता है ना, या ऐसे बोलते हैं आप लड़का कोई पिंक शर्ट पहन ले तो बोले रही तो लड़कियों का कलर, तो ये सब क्या है, लैंगिक रूढ़वादिता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसमें दिया है अकादमिक पाठ्यक्रम के एकेडमिक बोल सकते हैं इसको, एकेडमिक पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव को शांतिपूर्वक कैसे बढ़ावा दिया जाता है। लैंगिक भेदभाव को, पहला क्या है पुरुष द्वारा उपलब्धियों की तुलना में महिलाओं द्वारा उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख। सिंपल सी बात है, एक तरह से हमारे पाठ्यक्रम में ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे महिलाओं का उल्लेख बहुत कम किया गया है, एक दो जन को छोड़ दिया तो किया ही नहीं गया है। तो इससे ही हमारा जो होता है हमारा पहले ऑप्शन से हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें यही तो कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव को शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाया जा रहा है। हमारे एकेडमी यही तो होता है। अगर हम भारत के महान व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो उसमें 10 पुरुषों के बारे में बताया, एक महिला के बारे में बताया जाता है। तो एकाएक देखा जाए, हाँ हालांकि वो सही है, बट देखा जाए तो यहाँ पे लैंगिक रूढ़वादिता की चीज़ें हो रही हैं, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें दिया है लैंगिक पक्षपात किससे संबंधित है। लैंगिक पक्षपात की बात हो रही थी, पहला क्या, उसके शारीरिक विज्ञान के कारण लड़के और लड़कियों के बीच में विभिन्नताओं की स्वीकृति। अब ये तो है नहीं, क्योंकि लैंगिक पक्षपात की बात हो रही है। अगला क्या है, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं के आधारित लड़कों और लड़कियों के भिन्न व्यवहार करना, जो हमारी संस्कृति चली आ रही है उनसे भिन्न व्यवहार करना लड़के और लड़कियों पर। जैसे लड़का क्या है स्कूल में जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, लड़कियों को कम होता है, ठीक, तो ये भी एक तरह का क्या है हमारी लैंगिक पक्षपात है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से
कौन लड़कियों के स्कूल नामांकन में कमी का कारण नहीं है? ठीक, जिसमें नहीं है, पहला देखिए छात्रावास सुविधाओं का अभाव, ये हो सकता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत क्योंकि नहीं पूछा आपसे, तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, लड़कियों का मूर्ख होना, नहीं, ऐसा नहीं, लड़कियां मूर्ख थोड़ी होती थी, यही आपका ऑप्शन सही, क्योंकि उसमें कौन सा कमी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, लड़कियां जो मूर्ख नहीं होती हैं, क्योंकि लड़कियों का सीख भी होता है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये भी गलत हो जाएगा। घरेलू काम में शामिल, और ये भी गलत है। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो लड़कियां जो है मूर्ख नहीं होती हैं, इस वजह से उनका नामांकन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ठीक, तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्या है, लिंग विभाजन को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला क्या है, पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी के बीच विभाजन, ऐसा नहीं है, लिंग विभाजन की बात यह नहीं होगा। स्त्री पुरुष अनुपात, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर, ये भी नहीं, तो होता ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। चौथा क्या है, समाज के भीतर पुरुषों और महिलाओं के बीच पदानुक्रमित भूमिका है, कि मतलब अगर ये है तो ये ही इंसान कर सकता है, ये आदमी कर सकता है, ये चीज़ है तो ये औरतें ही कर सकती है। ये सब क्या है, हमारे लिंग विभाजन की एक बात है जिसको परिभाषित करता है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आएंगी। हमने बहुत बेहतर तरीके से अप्रॉक्सीमेट आपको 250 क्वेश्चन के ऊपर, और इसको इतना एनालिसिस किया तो मान चलिए 500 क्वेश्चन के बराबर है। आशा करते हैं अगर आप उसको सही से देखेंगे, अगर आपके पास टाइम को डबल स्पीड कर दे, फिर देखिएगा जरूर, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं मिल रहा है, बल्कि एक अप्रोच मिल रहा है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपको नहीं आएंगे, नहीं पढ़ाया गया होगा कहीं, लेकिन आप उसको टैकल कर जाएंगे एलिमिनेटिव मेथड से। देखिएगा क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद आपको खुद ही दिख जाएगा हाँ क्या हो सकता है। ठीक, तो फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं जो भी बताया है सब आपको समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।